Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Punit and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. हम कर रहे हैं रूरल मार्केटिंग का नेक्स्ट टॉपिक रूरल कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, हम आज के टॉपिक के अंदर समझेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है रूरल एरियाज़ के अंदर और किस तरीके से परचेज डिसीजन लिया जाता है, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, और शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए आप फ्रेंड्स के अंदर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके फ्रेंड है वो कोर्स के अंदर इनरोल करवा सके और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सके। ओके, हाँ जी, तो आइए करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, जो भी कंज्यूमर होता है आपका रूरल एरिया के अंदर और अर्बन एरिया के अंदर, दोनों क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, दोनों की थिंकिंग डिफरेंट रहती है, दोनों का ओपिनियन डिफरेंट रहता है, यानी कि एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन की फ्लिप कॉटलर के अकॉर्डिंग, इन्होंने क्या बोला यहाँ पे कि जो कंज्यूमर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, बट ऐसा नहीं होता कि इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता उनकी स्टडी करना कि आप उनकी स्टडी करना पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर अगर कंज्यूमर बिहेवियर की बात करेंगे तो कंज्यूमर बिहेवियर डिपेंड करता है फिजिकल एज वेल एज मेंटल एक्टिविटीज़, यानी कि कंज्यूमर की क्या फिजिकल है प्लस में मेंटल एक्टिविटीज़ क्या क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज़ है उनकी, दोनों ही इंक्लूड होती है आपकी कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर। आइए हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं अभी। एंड बेसिकली हम कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर, रूरल कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हम स्टडी करते हैं नीड ऑफ द कंज्यूमर एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर टू सेटिस्फाई रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। अभी हम बात करते हैं टाइप ऑफ रूरल कंज्यूमर, यानी कि रूरल एरिया के अंदर जो रह रहे हैं वो कंज्यूमर कितने टाइप के होते हैं। नंबर 1 यहाँ पे आता है हाउस होल्ड कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल यूजर एंड रीसेलर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, रिटेलर हम बोल सकते हैं। आइए देखते हैं हम इनका डिफरेंस करते हैं किस तरीके से होते हैं हमारे। देखिए नंबर 1 यहाँ पे आया कि रूरल हाउस होल्ड कंज्यूमर। रूरल हाउस होल्ड कंज्यूमर वो कंज्यूमर होते हैं जो कि पर्सनल फैमिली की नीड को फुलफिल करने के लिए या उनको सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं गुड्स को। एंड वो कहाँ पे रहते हैं, विलेज में रहते हैं। ऑब्वियसली बात है, रूरल एरिया के अंदर है तो विलेज में रहते हैं वो। एंड उनका परचेज का मोटिव होता है कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए वो यूज़ नहीं करते हैं। फिर हम बात करते हैं रूरल इंडस्ट्रियल यूज़र की। अब रूरल के अंदर इंडस्ट्रियल यूज़र कौन से होते हैं, इंडस्ट्रियल यूजर वो होते हैं जो कि इनपुट को कन्वर्ट करते हैं आउटपुट के अंदर या फिनिश गुड्स के अंदर। लाइक इन्होंने बोला यहाँ पे हु बाय द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर अदर प्रोडक्ट, यानी कि कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट इसने बोल रखा है कि ये जो परचेज मोटिव होता है इनका, ये क्या होता है, कमर्शियल होता है। पहले वाला जो पढ़ के आए हैं हम नॉन कमर्शियल पढ़ के आए हैं। रूरल इंडस्ट्रियल यूजर जो होते हैं उनका मोटिव क्या रहेगा, कमर्शियल रहेगा। देन बात करते हैं थर्ड रूरल रीसेलर। अगर रीसेलर की हम बात करते हैं तो इनके अंदर बायर्स आते हैं रिटेलर, जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, यानी कि एक जगह से बाय कर लेते हैं और दूसरी जगह, मान लीजिए 100 की कोई भी यूनिट है वो बाय की और सेल कर दी 120 की, 20 जो है वो क्या हुआ, प्रॉफिट। तो आपके पेपर के अंदर एमसीक्यू टाइप इसी तरीके से आ सकता है कि कितने टाइप के होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। तो इसी तरीके के आपके जो क्वेश्चन है वो आते हैं, एमसीक्यू टाइप आपके क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर। आप ये कंसेप्ट ध्यान से करना। नेक्स्ट देखिए अब, और साथ के साथ जितने स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं लाइक ज़रूर कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रूरल कंज्यूमर बाइनिंग बिहेवियर। अब हम पढ़ेंगे कि रूरल एरिया के अंदर जो कंज्यूमर होता है उनका बाइनिंग बिहेवियर क्या रहता है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेज कर रहा है, बाय कर रहा है, तो बिहेवियर क्या रहेगा। तो इन्होंने सबसे पहले बोला कि कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, कंज्यूमर बाइनिंग प्रोसेस पता होनी चाहिए। अगर हमें प्रोसेस पता होगी तो उसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसके बाइनिंग बिहेवियर को भी जान सकते हैं।
यानी कि बाइंडिंग प्रोसेस इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जहां पर वो डिसीजन लेता है, अपनी फैमिली से डिसीजन लेता है, पर्सनल डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन, वो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनसे एक कंज्यूमर जो है वो इफेक्ट होता है, वो फैक्टर्स भी हम पढ़ेंगे। सो आज का जो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनने के चांसेस 99% है आपके पेपर के अंदर। देखिए प्रोसेस करते हैं हम। नंबर 1 इज नीड रिकॉग्नाइजेशन। नीड रिकॉग्नाइजेशन के अंदर क्या आएगा, देखिए आप यहाँ पे, आप जब भी अपने नोट्स प्रिपेयर करें तो वहां पर आप मेंशन कर लीजिएगा जो भी मैं आपको यहाँ पे राइट करवा रही हूँ। नीड रिकॉग्नाइजेशन के अंदर बोला गया है यहाँ पे हमारी नीड क्या है, या कोई भी जो कंज्यूमर है जो रूरल एरिया के अंदर रह रहा है, विलेज के अंदर रह रहा है, सबसे पहले तो उसकी नीड अराइज होती है। ओके, वो नीड जो होती है वो इंटरनल स्टिमुली भी हो सकती है, इंटरनल स्टिमुली, या फिर एक्सटर्नल स्टिमुली। इंटरनल स्टिमुली के अंदर आता है लाइक आप हंग्री, थ्रस्ट, स्लीप एटसेट्रा, ये सब आ जाते हैं, एग्जांपल इंटरनल स्टिमुली के आ जाएंगे। और एक्सटर्नल अगर स्टिमुली की बात करते हैं, सो मान लीजिए कि आपने पड़ोस में किसी पर्सन के पास कोई चीज़ देखी है, कोई प्रोडक्ट देखा है आपने, तो आप भी क्या होते हो, उसको खरीदने के लिए रेडी होते हो, या उससे आप क्या होते हो, मोटिवेट होते हो कि आपको भी चाहिए आपके घर में भी ये चीज़। तो वो होती है आपकी एक्सटर्नल स्टिमुली होती है, जो कहाँ पर हम पढ़ते हैं, नीड रिकॉग्नाइजेशन में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम पता लगाते हैं कि एक्चुअली में कंज्यूमर को नीड किस चीज की है। ओके, सो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये आपको ध्यान में रखना है। और इन्हीं को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट को परचेज करता है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पॉइंट करते हैं हम। सेकंड पॉइंट देखिए, इंफॉर्मेशन सर्च। अब जो इंफॉर्मेशन सर्च करेगा वो भी 2 टाइप से करेगा, इंटरनल सर्च एंड एक्सटर्नल सर्च। साथ के साथ आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, लिख लीजिए जो जो चीज़ें मैं आपको लिखवा रही हूँ एडिशनल में। सो इंटरनल सर्च के अंदर आ जाता है जहाँ पर ओनली आप खुद के बिहाव पर सोचते हो, यानी कि ऑन्स मेमोरी। ओके, और एक्सटर्नल सर्च के अंदर आ जाता है जहां से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो थ्रू फैमिली मेंबर, नेबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एटसेट्रा। ओके, ये सब आ जाते हैं आपके एक्सटर्नल के अंदर। तो हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन हम सर्च कर रहे हैं रिगार्डिंग टू द प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट आपको चाहिए, इंटरनली सर्च करते हैं और एक्सटर्नल हम सर्च करते हैं। होप सो आप सभी को ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव। इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या हुआ, अब मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट है, वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स है। आप क्या करते हो, यहाँ पे एक अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हो कि कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। ओके, और आपको क्या करना है, किसी एक को सेलेक्ट करना है, ये तो नहीं है सभी के सभी परचेज करने हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, देख रहे हो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है। और एक्चुअली अगर हम रूरल कंज्यूमर की बात करते हैं, तो रूरल जो कंज्यूमर होता है वो किसके बेस पर डिसाइड करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एंड ड्यूरेबिलिटी। यानी कि प्राइस में क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, मिनिमम प्राइस होना चाहिए और लंबे टाइम तक चलना चाहिए। उसी प्रोडक्ट को क्या करता है जो रूरल कस्टमर है वो अडॉप्ट करता है, उसी को परचेज करता है। हमें जो भी हम ये पढ़ रहे हैं ना सारा रूरल मार्केटिंग के अंदर, ये हम पढ़ रहे हैं कि एक जो विलेजर्स है या फिर जो विलेज के अंदर लोग रह रहे हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है। ओके, एक्चुअली में जो मार्केटिंग में पढ़ते हैं वही सब हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, बट किसके बिहाफ पे कर रहे हैं, हम यहाँ पे रूरल कंज्यूमर के बिहाफ पे कर रहे हैं। उनके बिहाफ पे हमें बताना है कि किस तरीके का बिहेवियर होता है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि वहाँ के लोगों की क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, किस तरीके की थिंकिंग है, क्या नीड है। ओके,
नेक्स्ट आता है देन परचेज डिसीजन। उसके बाद क्या लेते हैं, वो परचेज डिसीजन लेते हैं कि आपको क्या परचेज करना है, और उसको भी बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं परचेज डिसीजन को? नंबर 1 यहाँ पे आता है सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर आता है। फिर आ जाता है आपका सिचुएशन फैक्टर, सिचुएशन फैक्टर आ जाता है। फिर आ जाता है आपका परसीव्ड रिस्क, परसीव्ड रिस्क। अब इनके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, देखिए वन बाय वन हम बात करते हैं। सोशल फैक्टर के अंदर इंक्लूड होता है एटीट्यूड ऑफ फैमिली मेंबर, एटीट्यूड ऑफ फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, रिलेटिव, ओके। और अगर हम सिचुएशनल फैक्टर की बात करते हैं तो वो कौन से फैक्टर होते हैं जो परचेज डिसीजन को अफेक्ट करते हैं? उसके अंदर आप लिखिए प्राइस, अवेलेबिलिटी, डीलर टर्म, यानी कि डीलर की क्या टर्म एंड कंडीशन है, एंड फैमिली इनकम आ जाता है, फैमिली इनकम। देन आता है यहाँ पे पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस। ये यहाँ तक हमारा पॉइंट हो गया। सबसे पहले नीड रिकॉग्नाइजेशन, देन इंफॉर्मेशन सर्च, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, परचेज डिसीजन। देन आता है पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस। पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस के अंदर आप लिखिए कि जो कंज्यूमर का है वो बिहेवियर कैसा रहेगा, बिहेवियर ऑफ कस्टमर आफ्टर बाइंग द प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट जो है वो परचेज करने के बाद कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा रहेगा, ये सब आ जाता है आपका पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस में। यानी कि जो आपका कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई है या फिर डिससेटिस्फाई है। अगर आपका जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई है तो दोबारा से परचेज करेगा, आपके बिजनेस, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा, रिटेन रहेगा। अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी परचेज करना हुआ या अगर किसी ने पूछा, रेफरेंस किया, तो आपका ही रेफरेंस देगा। वो होता है आपका पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस। ये सब हमने समझा है रूरल कंज्यूमर बाइंडिंग की प्रोसेस क्या रहती है। सो प्रोसेस हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर से क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि किस सीक्वेंस में जो प्रोसेस है वो चलती है। तो आपके जैसे कि मान लीजिए आपको आगे पीछे करके दे दिया जाएगा क्वेश्चन और आपको सीरीज में अरेंज करनी है। ओके, कर दोगे ना? ओके, याद ही हो गया होगा आपको यहाँ पे जो मैंने ये स्टेप करवाए हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रूरल कंज्यूमर बिहेवियर। यानी कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को। यहाँ पे दिए हुए हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स, सोशियो कल्चर डिटर्मिनेंट्स, साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स एंड पर्सनल डिटर्मिनेंट्स दिए हुए। ओके, पेपर के अंदर इनके अंदर से जो क्वेश्चन आते हैं ना वो आते हैं जैसे कि इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स आपसे पूछ लिया, साइकोलॉजिकल पूछ लिया, पर्सनल पूछ लिया, सोशियो कल्चर डिटर्मिनेंट आपसे पूछ लिया। इस तरीके से पूछे जाते हैं। कोई ये इसके अंदर हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि आपको बड़ा बड़ा पैराग्राफ दे दिया, पैराग्राफ को रीड आउट करना है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता। इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो इसी तरीके से बनेगा कि या तो इनके अंदर कौन कौन से आते हैं आइटम्स, लाइक इकोनॉमिक के अंदर, सोशल कल्चर के अंदर एंड साइकोलॉजी के अंदर पर्सनल डिटर्मिनेंट कौन कौन से होते हैं, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि फैक्टर अफेक्टिंग जो डिटर्मिनेंट है वो कौन से होते हैं एक रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को। तो ये कुछ चीजें जो आपको याद करनी है एज इट इज। ओके, सो अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट की, अब इकोनॉमिक के अंदर कौन कौन से आते हैं, लाइक देखिए, अब मान लीजिए हम पढ़ के आए हैं कंज्यूमर बिहेवियर। वो कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हम पढ़ते हैं कि नीड और वांट क्या है कस्टमर की। ओके, यही हम जानते हैं कि एक जो विलेज के अंदर रह रहा है कंज्यूमर, उसकी नीड और वांट क्या है, किस तरीके से वो सेटिस्फाई होता है। अगर उसको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है तो इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है उसकी पर्सनल इनकम क्या है, क्योंकि जो भी विलेज के अंदर
रह रहे हैं कंज्यूमर, उनकी इनकम कहाँ से अराइज होती है? ओनली एग्रीकल्चर से अराइज होती है। अगर ओनली एक ही सोर्स से अराइज होती है तो उनका जो इनकम लेवल है वो क्या रहेगा? लो रहेगा। अगर लो रहता है तो उनकी अगर इनकम कैपेसिटी अगर लो है तो वो कुछ भी ज़्यादा परचेज नहीं करेंगे, महंगा परचेज नहीं करेंगे। ओके, तो पर्सनल इनकम भी अफेक्ट करती है कहीं ना कहीं कंज्यूमर की, कि वो क्या प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। नंबर 2, फैमिली इनकम। लाइक अगर आपने मोस्टली देखा होगा रूरल एरिया के अंदर फैमिली के अंदर जॉइंट फैमिली होती है और वहां पर एक ही पर्सन क्या कर रहा होता है? अर्निंग कर रहा होता है और बाकी सब घर का काम कर रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि हर किसी पर्सन की, हर किसी इंडिविजुअल की इनकम नहीं होती है। सो ये भी अफेक्ट करती है आपके बिहेवियर को। नेक्स्ट आता है फिर कंज्यूमर एसेट्स। कंज्यूमर एसेट्स के अंदर आता है, मान लीजिए कि किसी भी लोगों के पास अगर ज़्यादा गोल्ड है, सिल्वर, ज्वेलरी, कैश एंड बैंक बैलेंस, ओनरशिप ऑफ ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एटसेट्रा, ये सब है। तो जिन पर्सन के पास ये सारे इक्विपमेंट है, जो एसेट्स है, ज़्यादा है, तो उनकी जो परचेजिंग पावर है या वो जो प्रोडक्ट को परचेज करेंगे वो ज़्यादा प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, मोर परचेजिंग पावर। बट जिनके पास कम है उनकी क्या होगी? परचेजिंग पावर कम होगी। तो ऐसे भी अफेक्ट किया जाता है या ऐसे भी इफेक्ट करता है कंज्यूमर का बिहेवियर। फिर आता है आपका वैल्यू फॉर मनी, यानी कि रूरल एरिया के अंदर लोगों की जो इनकम होती है वो कम होती है। तो इस कारण जो रूरल जो पीपल है वो क्या करते हैं? रैशनली सोचते हैं रिगार्डिंग टू अ प्रोडक्ट। वो क्या सोचते हैं? रैशनल सोचते हैं, यानी कि वही प्रोडक्ट परचेज करते हैं जिनकी एक्चुअली में उनको नीड है और जो प्राइस के अंदर फेयर है, ड्यूरेबल है, लंबे टाइम तक चलेगा, तभी उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। अदरवाइज शौकिया तौर पे, या फिर आप बोल सकते हो कि अभी ट्रेंड आया हुआ है इसलिए वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं। देन आता है यहाँ पे कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे अगर कंज्यूमर को क्रेडिट पर मिल जाता है तो वो परचेज कर लेते हैं, अगर नहीं मिलता तो वो पोस्टपोन कर देते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी बहुत इफेक्ट करती है कंज्यूमर के बिहेवियर को। अगर मान लीजिए गांव के अंदर सब्सिडीज वगैरह दे दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर सब्सिडीज वगैरह दे दी जाती है, टैक्स में छूट वगैरह दे दी जाती है, तो उनकी जो इनकम है वो क्या होगी? उनके पास ज़्यादा होगी तो वो परचेज कर लेते हैं, अदरवाइज वो परचेज नहीं करते हैं। सो गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी अफेक्ट करती है रूरल एरिया के अंदर कंज्यूमर के बिहेवियर को। देन हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक कंडीशन। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक कंडीशन में इन्होंने बोला कि अगर इकोनॉमिक कंडीशन फेवरेबल है कंज्यूमर के बिहाफ पे, या कंज्यूमर को कंफर्ट लगता है, कंज्यूमर के बिहाफ पे फेवरेबल है, तो जो कंफर्ट और लग्जरी प्रोडक्ट एक कंज्यूमर परचेज करता है, अदरवाइज परचेज नहीं करता है। देन आता है आपका डिस्क्रिशनरी इनकम। डिस्क्रिशनरी इनकम का मतलब क्या होता है कि जो आपके इम्पोर्टेंट काम के लिए जो आपने इनकम खर्च कर दी और उसके बाद जो आपकी इनकम रिमेनिंग रह गई है, अगर वो इनकम वो ज़्यादा रह गई है तो आप प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हो, अदरवाइज आप प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हो। देखिए मैं आपको लिखवा देती हूँ यहाँ पे डिस्क्रिशनरी इनकम क्या होती है। इज द इनकम अवेलेबल आफ्टर मीटिंग यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, इज द इनकम अवेलेबल after meeting the basic need of living such as food, clothing and shelter। यानी कि इनके जो नेसेसरी है आप उनके खर्च करने के बाद जो इनकम रह जाती है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी इनकम बोलते हैं।
नेक्स्ट आएगा फिर आपका सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट कौन कौन से होते हैं कि किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है कि फैमिली इफेक्ट करती है, आपके जो फैमिली मेंबर है वो कैसे हैं वो भी अफेक्ट करते हैं, आपके फैमिली मेंबर क्या चाहते हैं उसी तरह का प्रोडक्ट आपको परचेज करना पड़ता है, वही प्रोडक्ट को आप अडॉप्ट करते हो। देन आता है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप की अगर बात करें तो रेफरेंस ग्रुप के अंदर इंक्लूड होगा जो आपका आउटसाइड द फैमिली मेंबर जो ग्रुप होता है, लाइक जो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। कॉलेज के अंदर फ्रेंड्स होते हैं आपके, कॉलेज के फ्रेंड्स लगा सकते हो, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो आपके क्लिक्स लगा सकते हो, वो आ जाता है आपका रेफरेंस ग्रुप के अंदर। देन आता है आपका ओपिनियन लीडर। ओपिनियन लीडर कौन होता है, जो पर्सन सबसे पहले ट्राई करता है कोई भी न्यू प्रोडक्ट को, ट्राई न्यू प्रोडक्ट, वो कौन होता है, ओपिनियन लीडर होता है। और उसके बेस पे जब लोग बाद में परचेज करते हैं उसको फॉलो करके, वो कौन हुआ, ओपिनियन लीडर। तो ये भी अफेक्ट करता है कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को। देन आता है यहाँ पे सोशल क्लास। सोशल क्लास के अंदर आ जाएगा आपका रिच, मिडल एंड पुअर क्लास। फिर आ जाता है कास्ट। कास्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि कास्ट आपकी बाय बर्थ नहीं होती है, बट जैसे ही आप जिस घर में भी आपका बर्थ होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका जो कास्ट जो है आपकी डिसाइड होती है। सो यहाँ पे दिया होगा कि डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के अकॉर्डिंग भी आप अपने अपने रूल रेगुलेशन बना रखे हैं, जो ट्रेडिशन बना रखे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, बिहेव करते हो, और उन्हीं के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को परचेज करते हो। देन आता है यहाँ पे कल्चरल। कल्चरल के अंदर क्या आएगा, यानी कि आप कल्चर के अंदर बोल सकते हो, इसके अंदर इंक्लूड होता है, आप लिख लीजिए बिलीफ, ट्रेडिशन, वैल्यू, यानी कि जो पीछे से पूर्वजों से चली आ रही है ट्रेडिशनल वैल्यू आप बोल सकते हो यहाँ पे, वैल्यूज, एटीट्यूड, मोरल, कस्टम एंड हैबिट, ये आ जाता है आपका कल्चर के अंदर। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट आ जाता है सोशल कस्टम। सोशल कस्टम के अंदर कौन कौन से आएंगे आपके, सोशल कस्टम की अगर बात करती हूँ तो इन्होंने बोला यहाँ पे कि अगर मान लीजिए बात करते हैं यहाँ पे सोशल कस्टम की कि आपके सोसाइटी के अंदर किस कस्टम को माना जा रहा है, कौन से आप रूल रेगुलेशन अडॉप्ट कर रहे हो, क्या बिलीफ है आपका, उन्हीं के ऊपर आप क्या करते हो, चलते हो, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को परचेज करते हो। यानी कि कोई भी जो नई प्रैक्टिसेस होती है, आप यहाँ पे ये लिख लीजिए, डू नॉट फॉलो न्यू प्रैक्टिस एंड कस्टम, यानी कि कुछ भी नए कस्टम को आप अडॉप्ट करने के लिए राजी नहीं होते हो, जो चला आ रहा है उसी कस्टम के ऊपर चलना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है फिर ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब क्या हुआ, जो आपके पूर्वजों से चलता आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपकी दादी करती, आपकी नानी करती थी, उसी तरीके से आज आप भी उन्हीं के कुछ जो बनाए गए रूल रेगुलेशन है उन्हीं को फॉलो करते हो, वो आ जाता है आपका साइको कल्चरल डिटर्मिनेंट के अंदर, जो कि अफेक्ट करता है एक कंज्यूमर के बिहेवियर को। यहाँ पे आप लिख सकते हो जो ट्रेडिशन होता है वो लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीफ होता है, यानी कि लंबे टाइम से चला आ रहा, लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीफ आप बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिर साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हम करेंगे। साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, जो मनोवैज्ञानिक हम बोलते हैं, यानी कि मानसिकता से रिलेटेड हम बोलते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एक कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट कर रहे हैं, जो वो विलेज में रह रहा है उसके भी बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। अब क्या क्या होता है, मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन की अगर बात करते हैं तो इन्होंने बोला यहाँ पे मोटिवेशन का मतलब हुआ यहाँ पे वाई, क्या रीज़न है कि आप वो जो प्रोडक्ट है वो परचेज कर रहे हो, या कोई भी जो पर्सन है किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है। मोटिवेशन का जो मतलब है वो होगा आपका नीड वांट्स। नीड वांट्स क्या है आपकी, आप किस चीज़ से मोटिवेट हुए हो तो आप उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए राजी हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, परसेप्शन थिंकिंग एबिलिटी, यानी कि एक जो पर्सन है उसका क्या परसेप्शन है, वो खुद के बारे में क्या सोचता है। ओके, अगर थोड़ा सा हम परसेप्शन के बारे में बात करें तो परसेप्शन के अंदर आता है पीपल सेलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट। ये आपकी क्या रहती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है पीपल सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज
1 मिनट, यहाँ पे देखिए आप, परसेप्शन के अंदर आएगा आपका पीपल, सेलेक्ट, ये आपकी प्रोसेस रहेगी, ये पूरी कंप्लीट पेपर के अंदर पूछी जा सकती है। ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट। ओके तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे स्टिमुली होती है, बहुत सारे प्रेरक तत्व होते हैं, बट हम किसको सेलेक्ट करेंगे, जो सिर्फ जिसको हम सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे हैं या जिसको हम देखना चाहते हैं, हम जिसको रिसीव करना चाहते हैं उसी को सेलेक्ट करते हैं, फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं। और इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना, और उसके बाद हम क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। वो होता है हमारा परसेप्शन, यानी कि हमारा खुद का क्या परसेप्शन है, खुद का क्या मानना है, वो भी अफेक्ट करता है कंज्यूमर बिहेवियर को या कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले। फिर आ जाता है यहाँ पे इमेज से रिलेटेड। इमेज के अंदर क्या आएगा आपका, अब डिफरेंट जो पर्सन है वो क्या, उसकी इमेज क्या होगी, डिफरेंट होगी। और अगर हम बात करते हैं रूरल एरिया की, तो रूरल एरिया के लोगों ने क्या बना रखा है, एक इमेज क्रिएट की हुई होती है अपने माइंड के अंदर। ओके अब ये नहीं है कि आप उस इमेज को एकदम से पहचान सकते हो, एकदम से जान सकते हो। उन लोगों के ऊपर आपको स्टडी करनी पड़ती है, उन लोगों की नीड्स को जानना पड़ता है, और इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं कि आपको वो बता सके कि उनको किस प्रोडक्ट की, किस टाइप के प्रोडक्ट की नीड है, किस कलर की नीड है। ओके तो मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, कोई भी रूरल एरिया के अंदर लॉन्च कर दिया, वहाँ के जो लोग अगर सेटिस्फाई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्रोडक्ट है वो चल गया। बट सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन वो बता भी नहीं पा रहे, तो आपको बार बार में क्या करना पड़ेगा, रीडिजाइनिंग करना पड़ेगा, उसके फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे, कुछ इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। तो ये होता है कि इमेज, यानी कि जो वहाँ के लोग हैं उसकी इमेज क्या है आपके प्रोडक्ट की। फिर आ जाता है यहाँ पे एटीट्यूड, पर्सन का एटीट्यूड कैसा है, नेगेटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स द गुड्स। पर्सनालिटी, बिलीफ, पर्सनालिटी आ जाता है। पर्सनालिटी के अंदर की पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है, जहाँ पे वो एरिया में रह रहा है, उसका डेवलपमेंट जो हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, किस इन्वायरमेंट में हुआ है। हर एक पर्सन की यूनिक पर्सनालिटी होती है। ओके यानी कि आप बोल सकते हो इंट्रोवर्ड है, एक्सट्रोवर्ड है, वो अलग अलग टाइप की पर्सनालिटी होती है। फिर आ जाता है आपका लाइफस्टाइल कैसा है, किस तरीके की वो लाइफ है वो जी रहा है, किस तरीके का स्टाइल है उसने अडॉप्ट कर रखा है। अब जैसे कि अगर आप अर्बन एरिया की बात करते हो और रूरल एरिया की बात करते हो, तो दोनों के लाइफस्टाइल में क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा, दोनों का जो लाइफस्टाइल है वो सेम नहीं होता है। देन आता है लर्निंग। अगर मान लीजिए कोई जो पर्सन है वो सीखने के लिए रेडी रहता है, चेंज करने के लिए रेडी रहता है, सो उसका कंज्यूमर बिहेवियर अलग होगा। और एक पर्सन है जो कि, अगर हम बात कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर रूरल एरिया की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर लोग सीखने के लिए राजी नहीं होते हैं, कुछ भी नया अडॉप्ट नहीं करना चाहते, नया नहीं सीखना चाहते। तो इसी कारण क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट अगर नया आप लॉन्च करते हो तो वो रूरल एरिया के अंदर इतना नहीं चल पाता है। आपको सबसे पहले वहाँ पे अवेयरनेस करने की ज़रूरत होती है कि वहाँ पे पहले अवेयरनेस करें, उसके बाद ही आपका प्रोडक्ट चलता है। सो लर्निंग भी क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है कंज्यूमर के बिहेवियर को। देन आता है आपका पर्सनल डिटर्मिनेंट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, पर्सन की खुद से रिलेटेड जो भी चेंजेज होते हैं, या खुद से रिलेटेड जो भी आप बोल सकते हो कि जो फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं वही अफेक्ट करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर को। लाइक एज हो गया, अब मान लीजिए जब आप बच्चे थे, 5th-6th क्लास में थे, तब आपको क्या पसंद था, कुछ अलग चीज़ें, कलरफुल चीज़ें पसंद थी। जैसे ही आप 9th-10th में हुए, आपके जो प्रोडक्ट की जो चॉइस है वो चेंज हो गई। जैसे ही कॉलेज में आए तो आपकी प्रोडक्ट की जो चॉइस है वो और चेंज हो गई। तो एज फैक्टर भी अफेक्ट करता है कंज्यूमर के बिहेवियर को। देन आएगा यहाँ पे एजुकेशन, आपका एजुकेशन लेवल क्या है। रोल एंड स्टेटस, रोल एंड स्टेटस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे,